हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक न्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी का टॉपिक आपका आता ही आता है। स्पेशली हम कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हिंदी। आज ये हमारा हिंदी का लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है। जल्द ही हिंदी को हम कंप्लीट कवर करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। सबसे पहले बता करो कि हिंदी जो भाषा है उसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से। हिंदी को नागरी या देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी या नागरी नाम से। भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है एंड जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? देखिए, इसमें जो नोट्स बने हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन आपके क्वेश्चंस की बनी हुई है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लिखने में वर्ण होती है, लेकिन सबसे छोटी इकाई बोलने में ध्वनि होती है। क्लियर? लिखने में जैसे हमने ए लिख दिया, आ लिख दिया, ई लिख दिया, जैसे हम बोलते हैं तो हमें आवाज़ आती है। तो जो ध्वनि होती है वो बोलने की सबसे छोटी इकाई होती है, लिखने की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे क्या कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसका लिखित रूप अक्षर या वर्ण होता है। ठीक है, अक्षर जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ है अक्षर, रंग, भेद, जाति, शब्द, सोना, रूप आदि। ठीक है ना। तो ये वर्ण का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं वर्ण के। अक्षर क्या होता है कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वर्ण भी क्या होता है? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वर्णमान, वर्णों के व्यवस्थित, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 11 स्वर होते हैं, यहाँ पे इसने 10 दे रखे, प्लस में 33, यहाँ पे 35 व्यंजन है एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। हम लिख कितने सकते हैं? 52 वर्ण लिख सकते हैं। लिखते कैसे हैं? देखिए, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ये 11 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 11 आएगा। 11 स्वर प्लस में 35 आपके व्यंजन है। लेखन के आधार पे आपके 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण एंड जिसमें लिख सकते हैं हम 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, स्वर कितने होंगे? देखिए, स्वर जो होंगे वो 11 + 2 होंगे, क्योंकि 2 अयोग वाह होते हैं। कौन से होते हैं? अयोग वाह। जो अंग और अह होते हैं ना, वो अयोग वाह में आते हैं। जैसे यहाँ पे लिख के दिखा रखे ना इसने, अयोग वाह। स्वर होते हैं 11 + 2, व्यंजन होंगे 33 + 2 35। क्लियर? अब हम बात करेंगे स्वर कौन से होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, तो ये जो होंगे अंग और अह, ये आपके होंगे अयोग वाह। ठीक है, सभी स्वर जो होते हैं ना, सारे के सारे जो स्वर हैं वो घोष होते हैं। सारे के सारे स्वर आपके क्या होते हैं? घोष होते हैं। देखो, आते हैं ना आपके घोष और अघोष कितने होते हैं, तो आगे चल के आपको डिटेल में बताएंगे कि घोष अघोष कौन से होंगे। लेकिन यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके सारे के सारे जो स्वर हैं वो आपके क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पर्श व्यंजन, कि आपके स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे। स्पर्श व्यंजन होंगे कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग और तैवर्ग व पैवर्ग। ठीक है, व्यंजन आपके कितने टाइप से हैं? देखो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। ठीक है, कैवर्ग आपका होता है कंठ से बोलने वाला, कंठ है। चैवर्ग होता है तालव और टैवर्ग होता है मूर्धन्य। तैवर्ग होता है दंत और पैवर्ग होता है आपका, पैवर्ग हो गया आपका ओष्ठ। क्लियर? अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? ये, रे, ले, वे, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उस व्यंजन हो जाएंगे तीनों के तीनों श है, और संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे अक्षय, त्रय, गे और श। जिसमें देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा संयुक्त व्यंजन में हम करते हैं कै प्लस में श, क्षय है, तय प्लस में रे, त्रय, गे, जय प्लस में ये, वास्तव में ये होता है जय। ठीक है, ये क्या होता है आपका? जय होता है, जय। श्रय, रे, श्रय। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा?
ये आ जाएंगे आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले चिन्ह है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिनका उच्चारण हम क्या कर लेते हैं? स्वतंत्र रूप से करते हैं, उनको हम बोलेंगे स्वर। क्लियर? स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? बहुत ही कम समय में बोलते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे पास 4 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे पास 7 होते हैं, और प्लुत स्वर जैसे हे, राम, ओम, जैसे हम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, छोटे क्लासेस में बोलते हैं ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। फिर ह्रस्व स्वर से दुगना समय बोलने में लगता है, उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। फिर दीर्घ स्वर से भी दुगना समय जिसे लगे उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका जीव के प्रयोग के आधार पर वार। अग्र भाग में, आगे के भाग में हम किस तरीके से बोलेंगे? ए ई ऐ, है ना? तो ये जो 4 हैं वो अग्र भाग में आप बोल सकते हैं। मध्य भाग में ए, केंद्रीय स्वर जो जिसको हम बोलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं कि केंद्रीय स्वर कौन सा होगा। ए जो है ना वो केंद्र से बोलता है। ई, आ, ये सारे के सारे मध्य स्वर होते हैं। पश्च स्वर होते हैं आ, उ, बड़ा उ, औ, ओ और आ। ठीक है, ओ मुंह से खुलने के आधार पर, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे, इसको याद करने का तरीका है ये। यहाँ से विवर्त स्वर जिसको हम ओपन, हाफ ओपन, अर्धविपर, जैसे हम विवर्त का मतलब होता है खुलना। ठीक है ना? जैसे आ, अगर हम बोलते हैं, आ को बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। आ, ए, ओ, आ, है ना? अर्ध स्वर ई, ए, ओ, तो ये होते हाफ विवर्त। संवर्त मतलब क्लोज, ई, जैसे हम बिल्कुल अंदर ही अंदर बोल जाते हैं इसको, ऊ। अर्ध संवत, छोटी ई और छोटा ऊ। होठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे होठों की स्थिति जो है वो बिल्कुल गोलाई में नहीं आती है। कौन से में नहीं आती है? ए, आ, ई, ए, ऐ, ये जो है वो गोलाई में नहीं आती है। और वृत्तमुखी जो होती है जिसका हम बोलते हैं ऊ, बड़ा ऊ बोलते हैं ना, ओ, औ, ओ, तो ये सब, इन सब को जब हम बोलेंगे तो हमारा जो मुंह है वो गोलाई में खुलेगा। मुख व नाक से हवा निकलने के अनुसार कौन से हैं? निर्नुनासिक, मौखिक और अनुनासिक। अनुनासिक जो सारे के सारे चंद्र बिंदु के साथ आते हैं ना, वो होते हैं आपके अनुनासिक। और निर्नुनासिक जो कि आपके ए, आ, ई, ऊ, जो सारे के सारे स्वर जो है ना वो सारे किस में आ जाएंगे? निर्नुनासिक में आ जाएंगे। क्लियर? और अनुनासिक जितनी भी चंद्र बिंदु लगी हुई है, जितनी बिंदु लग रही है, वो सारे के सारे अनुनासिक में आ जाएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि व्यंजन क्या होता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण को हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। परंपरागत रूप व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? परंपरागत रूप से आ रही व्यंजन जो होते हैं वो 33 व्यंजन होते हैं। परंतु द्विगुण उक्षिप्त व्यंजनों से, जैसे आपका जैसे लगता है ना डे, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, एक आ रहा है ये जो 2 हैं ये आपके उक्षिप्त व्यंजन आ गई है। ठीक है, तो इनके मिलने से इनकी संख्या कितनी हो गई है? 35 हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रियतन के उच्चारण, प्रियतन के आधार पर आपके जो व्यंजन होंगे वो किस तरीके से होंगे। स्पर्श व्यंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखो, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जय, झिये, कैवरग, चैवरग, तैवरग, तैवरग और पैवरग। स्पर्शी जो होते हैं वो चैवरग, चे, छे, जय, झै। ठीक है, स्पर्श संघर्षी जो होते हैं ना, देखो ये तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, कैवरग, तैवरग, तैवरग, पैवरग। ठीक है ना? फिर स्पर्श संघर्षी होते हैं चे, छे, जय और झै। फिर होते हैं नासिक के जो नाक से बोले जाने वाले होते हैं, डे, ये, अड़े, ने, में। ठीक है, फिर होते हैं संघर्षी जिसको हम बोलते हैं इसमें संघर्ष करना पड़ता है, जैसे शय, तीनों के तीनों से है, खे, गे, जय और फे। और खे, गे, जय और फे वो हैं जिनके बीच देखो ये वो वाला जय, ये यहाँ पे ये खे। ठीक है, यहाँ पे गे, यहाँ पे बिंदी आएगी। क्लियर? जय ये बिंदी आएगी, फे ये बिंदी आएगी। क्लियर? फिर आता है लुंठित व्यंजन जो होता है वो एक ही होता है, रे। ठीक है, फिर आता है पार्श्विक व्यंजन होता है ले। पार्श्विक व्यंजन ले। उक्षिप्त व्यंजन डे, अभी मैंने बताया था कि डे
और ढ जिसके नीचे बिंदी लगी मिलेगी, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। फिर आता है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन वे और ये। क्लियर, ये सारे के सारे आपके हो गए हैं व्यंजन। फिर से बता देती हूँ, व्यंजन प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, नासिक, संघर्षी, लुंठित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त और अर्धस्वर व्यंजन। क्लियर। अब बात करते हैं कि घोष और अघोष कौन से होते हैं। देखिए वर्ण के नाम पे। क्लियर। अब कंठ है, कंठ से बोलने वाले कै ख गे घे डे जिसको हम बोलेंगे सारे के सारे ये कंठ से बोलते हैं। कौन से? कैवरग और ए और आ, ये सारे के सारे किससे बोले जाएंगे? कंठ से। क्लियर, ए और आ। ठीक है। फिर आता है तालव्य, चैवरग, शय और ये और झ और ये ई और बड़ी ई। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? तालव्य। मूर्धन्य टैवरग और दंत्य तैवरग, ओष्ठ पैवरग, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से बोलने वाले होते हैं वे और वे। क्लियर। कंठ और तालव से ए और ऐ, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ। वर्तस्य से रे ले और ने, ये सारे के सारे वर्तस्य हैं। स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय अगर आपके पास आ जाए तो स्वर तंत्रीय आपका है होता है। क्लियर। कौन सा स्वर होता है? हमारा है होता है। फिर आता है काकल्य, काकल्य भी आपका है होगा। अली जिह्वाय, ये भी आपका, ये आपका कै होगा। ठीक है। फिर आता है घोष और अघोष। देखिए घोष, अघोष और सघोष और घोष, ये याद रखना। देखिए घोष और अघोष सारे के सारे स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं। ठीक है। किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो होगा वो आपका क्या होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा और ओल सारे के सारे क्या होंगे? सारे स्वर, ये आपके किस में आ जाएंगे? घोष में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये याद रख लेना है। घोष कौन से होते हैं? तीसरा वर्ग का जो कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग वर्ग के किसी भी वर्ग के तीसरी लाइन, चौथी और पांचवी और सारे के सारे स्वर किस में आ जाएंगे? घोष में आ जाएंगे। और अघोष में आपके आ जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, जैसे कै खे, चे छे, टे ठे, ते थे, पे फे, सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अघोष में। क्लियर। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण क्या होता है? देखो ओड और इवन, ओड और इवन में याद रखो। देखो इवन जो होता है ना वो थोड़ा सा ठोस दिखाई देता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जैसे हमने क्या लिया? ओड लिया। जैसे मैंने लिया 2 4। क्लियर। सेकंड और फोर्थ जो ट्रम होती है वो महाप्राण में आती है, महाप्राण। ठीक है, किस में आएगी? महाप्राण में। क्लियर। जैसे ये सेकंड आ गया खे चे छः, जैसे कै वर्ग का सेकंड और फोर्थ, चे वर्ग का सेकंड और फोर्थ, मतलब किसी भी वर्ग का सेकंड और फोर्थ जो टर्म होगी वो आपकी आ जाएगी महाप्राण में। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, जैसे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये किस में आ जाएंगी? अल्प प्राण में। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हिंदी की क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगी। कंप्लीट पीडीएफ से ही आपकी हिंदी को कवर करेंगे, क्योंकि लिख के करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और टाइम का इशू बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। इसलिए आप हिंदी ग्रामर की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, यहाँ से आपको कंप्लीट मिलेगी और बिल्कुल छोटे से छोटे टर्म को कवर किया जाएगा। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।